8 और 9 आप लोगों को होमवर्क में दिया था, जो आप लोग कह रहे हो क्लियर है, आपका आंसर ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इज मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ, ओके, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। देखो इसमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक कि मैन्युफैक्चरर जो है 3 तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो कि वो 2 मार्केट में सेल कर रहा है, मार्केट 1 और मार्केट 2। एनुअल से दोनों ही मार्केट से उसकी जो प्रोडक्ट से जो सेल उसको मिल रही है, यानी कि जो पैसा जनरेट कर रहा है। लाइक आप इसको ऐसे समझो दैट यस, ये आपका जो एनालिसिस है क्वेश्चन का वो कुछ इस तरह से आपका, ये आपकी मार्केट 1, मार्केट 2, और ये प्रोडक्ट है आपके, एक एक्स प्रोडक्ट है, एक वाई है, एक जेड है। क्या कहा कि अगर वो एक्स प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट 1 में सेल करते हो तो कितना आपके पास पैसा आता है, आपकी एनुअल सेल कितने की है, 10,000। वाई प्रोडक्ट की मार्केट 1 में जो सेल है वो कितनी है, 2,000। और जेड प्रोडक्ट की जो मार्केट 1 से सेल है वो 18,000। इज इट क्लियर? इसके बाद फिर इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है कि जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी मार्केट 2 से जो सेल है वो है 6,000, वाई प्रोडक्ट की मार्केट 2 से सेल है 20,000, और जेड प्रोडक्ट की मार्केट 2 से जो सेल है वो है 8,000। ओके, ये तो एनालिसिस था क्वेश्चन का। अब जब आप करोगे क्वेश्चन को तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से होगी, आपको एनुअल सेल गिवन है, जो आपकी एनुअल सेल है से वो मैट्रिसेस ए होगी, आपकी एनुअल सेल है वो होगी मैट्रिसेस ए। आपको गिवन है कि डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट मार्केट से जो एनुअल सेल है वो आपको गिवन है। अच्छा, ये जो आपको सेल गिवन है ये आपका एक मैट्रिसेस तो है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो देखो ये मैट्रिसेस तो है, इसका ऑर्डर कितने हैं, 2 रोज और 3 कॉलम। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन में और क्या गिवन है आपको, पार्ट 1 क्या कहा, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 2 रुपीज 50 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे, 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली, कि एक यूनिट प्रोडक्ट एक्स की, प्रोडक्ट एक्स का जो 1 यूनिट है उसका सेल प्राइस 1 यूनिट का कितना है, 2 रुपीज 50 पैसे। प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट का जो सेल प्राइस है वो है 1 रुपीज 50 पैसे। प्रोडक्ट जेड का एक यूनिट का जो सेल प्राइस है वो है आपका 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है। फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ ये आपको बताना है। ओके, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में आपको पता 2 मैट्रिसेस की जरूरत होती है, एक रो में होना चाहिए, कॉलम में होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो आपको सेल प्राइस जो है, देखो एनुअल सेल्स गिवन है और सेल प्राइस गिवन है, ठीक है। तो एनुअल सेल्स को हमने ले लिया मैट्रिसेस ए और सेल प्राइस को ले लिया मैट्रिसेस बी। अब मैं आपको कोई चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि आपको रट्टे लगाने हैं कि दोनों को, या एक को रो में एक को कॉलम में लो, आप चाहो तो दोनों को ही रो में लिखो। ये देखो मैंने इसको भी किस में लिया, इसको भी मैंने रो फॉर्म में लिखा फर्स्ट इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है इनका जो सेल प्राइस है एक यूनिट का वो भी मैंने रो मैट्रिक्स में लिखा है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। बट ये आपको पता है, अगर मुझे मैट्रिक्स अलजेब्रा करना है, मीन्स अगर मुझे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये जरूरी है कि एक मैट्रिक्स रो में हो दूसरी कॉलम में हो, यस और नो? ए मैट्रिक्स भी आपकी रो में है और बी मैट्रिक्स भी रो में है, तो ए बी के साथ तो मल्टीप्लाई करके मैं पॉसिबल ही नहीं है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा पॉसिबल हो, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरी क्या है कि जो लेफ्ट वाली जो मैट्रिक्स होती है और राइट वाली, जो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होता है और राइट वाली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो होता है वो इक्वल आना चाहिए, मीन्स इसका जो एन है वो एम के इक्वल होना चाहिए। ये क्लियर? तो यहाँ पे देखो जो लेफ्ट जो मैट्रिक्स है ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स है और इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो ये तभी मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स के साथ जब इसमें नंबर ऑफ जो रोज है वो कितनी होती, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। तो बी मैट्रिक्स के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं दैट इज बी ट्रांसपोज,
तो वो क्या हो जाएगा 2.5, 1.5 और 1। नाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज 1 कॉलम। अब ए मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने इसकी नंबर ऑफ रोज है। नाउ मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो बी के साथ तो पॉसिबल नहीं है, बट बी ट्रांसपोज के साथ पॉसिबल है। यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने रट्टे नहीं लगवाने हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रट्टे नहीं लगाने की, एक को रो में कॉलम में, आप जैसे मर्जी लो। जब आप बना रहे हो मैट्रिक्स, आप दोनों को रोज में बना लो, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये देखना है कि मल्टीप्लीकेशन उस मैट्रिक्स के साथ पॉसिबल है, नहीं है तो उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करो। अगर ये क्लियर है तो थम्स अप करो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, तो ए बी तो पॉसिबल नहीं है। टोटल रिवेन्यू अगर हमें फाइंड करना है तो टोटल रिवेन्यू कैसे फाइंड होगा? ए इंटू बी ट्रांसपोज। क्यों होगा समझ में आ गया? क्योंकि लेफ्ट वाली मैट्रिक्स से जितने नंबर ऑफ कॉलम है, राइट वाली मैट्रिक्स में उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। अब ये आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ रोज इसके कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी कितने हैं, 1 2 3। नाउ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको पता फर्स्ट मैट्रिक, ये फर्स्ट मार्केट का है, सेकंड मार्केट का है। तो फर्स्ट मार्केट का जो आपका रोज है 10,000 इंटू 2.5, 10,000 इंटू 2.5। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मार्केट फर्स्ट में एक्स प्रोडक्ट की जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, 10,000, और एक प्रोडक्ट 2.5 का है। तो अगर एक प्रोडक्ट टू रुपीज 50 पैसे का है और मैंने टोटल 10,000 प्रोडक्ट को सेल किया है, तो जाहिर सी बात है कितने की सेल हुई है वो मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे मार्केट वाई की फर्स्ट मार्केट में जो सेल हुई है वो 2,000 प्रोडक्ट की सेल हुई है, और एक प्रोडक्ट जो है मार्केट वाई का एक यूनिट वो 1 रुपीज 50 पैसे का है। तो अगर मैं 2,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना रिवेन्यू आएगा, कितने की सेल हुई है वो निकल जाएगा। ऐसी प्रोडक्ट जेड का निकल जाएगा। ये मार्केट वन की टोटल रिवेन्यू आ गई। इसे क्लियर? तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो टोटल रिवेन्यू मार्केट वन से कितना जनरेट हुआ है वो आ जाएगा 46,000। यहाँ तक कोई डाउट? ऐसी मार्केट टू का देखो, एक्स प्रोडक्ट की मार्केट टू में जो सेल हुई थी, कितने प्रोडक्ट सेल हुए थे, 6,000, और एक प्रोडक्ट 2 रुपीज 50 पैसे का है, तो कितना रिवेन्यू आएगा, 15,000। वाई 20,000 इंटू 1 रुपीज 50 पैसा, 30,000। जेड 8,000 इंटू 8,000। ठीक है, तो टोटल सेल जो है फर्स्ट मार्केट से, टोटल सेल, तो ये आपका फर्स्ट मार्केट से रिवेन्यू आ गया, ये आपका सेकंड मार्केट से रिवेन्यू आ गया। इसी तरह से आपका जो थोड़ा सा बस इसमें आपको ध्यान रखना, जब सेकंड पार्ट आप करोगे इसमें देखो ये रुपीज में है, राइट? एक्स प्रोडक्ट का जो प्राइस है 1 यूनिट का वो रुपीज 2 है, वाई का रुपीज 1 है, लेकिन जेड का जो है 50 पैसे दिया हुआ है, तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.5। तो जब आप यूनिट आपको सेम रखनी है, तो मैं एक बार आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो जब आप यूनिट रखोगे तो 0.5 रखोगे। अच्छा, दूसरी बात आपको फाइंड क्या करना, आप ये देखो, इस केस में आपको सिर्फ फाइंड करना था टोटल रिवेन्यू। इधर देखो सारे ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ आपको फाइंड करना है टोटल रिवेन्यू, बट पार्ट बी में आपको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल प्राइस गिवन था, तो यहाँ से आपके पास आ गया टोटल रिवेन्यू, या आपको यूनिट कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है वो गिवन है। तो कहना है सीधा यहाँ से मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। पार्ट ए से रिवेन्यू का मतलब कि टोटल सेल से कितना पैसा आएगा, और कॉस्ट का मतलब उसको बनाने में कितना पैसा आपका लगा था। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, आप टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। अगर आप टोटल रिवेन्यू में से टोटल सेल में से, मान लो आपकी सेल हुई है 100 रुपीज की, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 80 रुपीज, तो कहने से 20 रुपीज का प्रॉफिट है। ओके, तो बस यही करना आपको इस क्वेश्चन में, कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो आपका फर्स्ट पार्ट से रिवेन्यू आया है उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। पार्ट बी में आपको एक्स का पर यूनिट का कॉस्ट आपको गिवन है 2 रुपीज, वाई प्रोडक्ट का पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो 1 रुपीज है, और जेड प्रोडक्ट का एक यूनिट का जो कॉस्ट है आपका वो है 50 पैसा। ठीक है,
तो अगेन मैट्रिसेस ए भी रो में थी, मैट्रिसेस सी भी आपने रो में लिखी, तो रो से रो में तो होगा नहीं, तो आपने इसका ट्रांसपोज लिखा। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है आपकी, उसका जो ऑर्डर है 2/3, तो जरूरी है कि जो आपकी मैट्रिक्स जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। तो अगर ये 3 है तो ये 3, तो मैंने सी की जगह सी ट्रांसपोज लिया। ये क्लियर हो गया। आप बनाओ चाहे दोनों को रो मैट्रिक्स, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लॉजिक का ध्यान रखना है। तो 10,000 इंटू 2 20,000, 2,000 इंटू 1 2,000, 18,000 इंटू 0.5, 18,000 का 50% कितना होगा 9,000, सीधा मल्टीप्लाई हो गया। 6,000 का डबल 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 8,000 का हाफ 0.5 का मतलब हाफ 4,000। तो मार्केट 1 का जो कॉस्ट है टोटल और मार्केट 2 में जो कॉस्ट है टोटल वो आपकी आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट से आपका आया था ए बी ट्रांसपोज, ये क्या था टोटल रिवेन्यू, यस ओके। और सेकंड पार्ट से आपका है टोटल कॉस्ट जो आपका है ए सी डैश। हर मार्केट के टोटल प्रॉफिट रिवेन्यू में से हर मार्केट की टोटल कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो हर मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट है फर्स्ट मार्केट का, ये ग्रॉस प्रॉफिट है सेकंड मार्केट का। अब ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे ये बताओ प्लीज। ओके, next question is question number 11 and the question is find the matrix X so that, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। आपको पहले चीज क्लियर कर देता हूँ। आपको ये मैट्रिक्स है, ये आपको जो एक्स दिखाई दे रहा है ये एक मैट्रिक्स है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, अगर आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आएगी। थोड़ा सा आपको लॉजिक लाना। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका ऑर्डर क्या है। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम, राइट। अच्छा एक चीज मानते हो, अगर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट वाली का जो कॉलम है सेकंड वाली के रो के इक्वल हो, यस और नो। फर्स्ट वाली का जो कॉलम है ये, क्योंकि लेफ्ट में है, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट वाली मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ कॉलम है राइट वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 है, तो कहने से दैट ये वाली वैल्यू तो 2 होगी। यानी कि जो मैट्रिक्स मुझे फाइंड करनी है उसके नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 2 होंगे। इज इट क्लियर। अच्छा, और बाकी का जो ये ऑर्डर बचा हुआ होता है, ये बाकी का ये जो ऑर्डर बचा हुआ बचता है, वो मैंने क्या बताया था कि जो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आते हैं ये उसके इक्वल होता है। ये ऑलरेडी 3 तो है आपका, ये देखो ना, ये रो होगा। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई करके आ रही है उसका ऑर्डर रो इंटू कॉलम ये वाला होगा या नहीं होगा, ये मैंने डिस्कस किया था। तो देखो इसकी अगर आप देखो यहाँ पर तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, बट नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। इट मीन्स जो आपकी एक्स मैट्रिक्स होगी उसमें 2 रोज और 2 कॉलम होना चाहिए। पहले बताओ ये समझ में आया आपको, कैसे जज किया। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मिलता है, मैं असाइनमेंट में भी दूंगा आपको ऐसे क्वेश्चन। रीड ओके। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट चीज है और इसी वजह से एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। क्यों रट्टे लगाए जाते हैं, रट्टे नहीं लगाने। मैंने क्या कहा आपको कि जो एक्स मैट्रिक्स इसका नंबर ऑफ कॉलम होगा आपका जिस लेफ्ट वाली, और जिसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करो उसका जो नंबर ऑफ रोज होगा वो सेम होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अगर आपका 2 था तो ये 2, तो जो इसके नंबर ऑफ कॉलम है ये तो आ गया। फिर मैंने क्या कहा कि बाकी का ये जो बचा हुआ ऑर्डर है ये इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। इसका कॉलम कितना है 3, तो ये रहा आपका 3, और इसके रोज कितने हैं 2, तो ये आपका 2। इतनी जो आपकी एक्स मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 2/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब आपको इसको, तो जब आपको ये समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स मुझे फाइंड करनी है उसका ऑर्डर होगा 2/2, तो वो क्या होगा, लेट इट बी ए बी सी डी। इज इट क्लियर। तो मैट्रिक्स एक्स है, इसका 2/2 ऑर्डर में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी, 2/2। तो इस मैट्रिक्स को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो वो इसके इक्वल आएगा आता है। ये गिवन है ना क्वेश्चन में, ये आपकी एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो इसके इक्वल आता है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करके और कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंसेप्ट यूज करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, ए इंटू 1 ए, बी इंटू 4 +4 बी, यही होता है।
मीन्स इसको रो में डिवाइड कर दिया और इसको कॉलम में। देन a इंटू 2 2a प्लस b इंटू 5 5b। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a इंटू 3 3a प्लस b इंटू 6 6b। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c इंटू 1 c प्लस d इंटू 4 4d। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम c इंटू 2 2c प्लस d इंटू 5 5d। सेकेंड रो थर्ड कॉलम c इंटू 3 3c प्लस d इंटू 6 6d। यहाँ तक कोई डाउट? जब आप कंपेयर करोगे बट यू विल हैव, देखो मुझे ए बी सी डी निकालनी है, तो आप ए और बी की क्वेश्चन देखो कौन कौन सी। एक तो देखो ये कहने से दैट a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, और एक देखो ये भी ए और बी की क्वेश्चन है। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन बहुत होती है। तो 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? अब मुझे सी और डी फाइंड करना है। c प्लस 4d इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये ले लिया, और 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। तो यहाँ भी दो वेरिएबल दो इक्वेशन, समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2a प्लस 8b इक्वल टू -40। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3b। -14 प्लस 8 -6। ओके, तो b आएगा -2। b आपका -2 आएगा। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। अगर मैं b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो a प्लस 4, b की जगह क्या आ जाएगा? -2, और ये आ जाएगा -7। तो a -8 -7 हो गया। तो कहने से दैट a इज इक्वल टू -7 प्लस 8, तो a आपका 1 होगा। इज इट क्लियर? ऐसे यहाँ पर देखो, ये माइनस हो गया आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। 8d माइनस 5d 3d 4 माइनस 4 0, तो d आपका 0 आ गया। d किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। तो यहाँ पुट कर दिया आपने, तो c प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो c कितना आ जाएगा आपका? 2। तो c 2 d 0, a आपका आ गया। आपकी आपने जो फाइंड किया था, आई थिंक ये कितना आया था हमारा? -8। हाँ, तो सारी वैल्यू आ गई आपकी। तो जैसे आपकी ए बी सी डी आ गई, तो आपका एक्स मैट्रिक्स क्या था? ए बी सी डी। अब ए की जगह क्या आ जाएगा? 1, बी की जगह -2, सी की जगह 2 और डी की जगह 0। ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट सिर्फ लॉजिक, अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो दिक्कत है, अदरवाइज लॉजिक क्लियर है फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? गुड। अब इसको नोट डाउन करो। मैम ऐसे नहीं कर सकते थे कि x को पहले पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे और फिर कंपेयर कर दे? एक्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? एक्स एक नंबर नहीं है, एक्स आपकी एक मैट्रिक्स है। एक्स जो है आपका, वो एक्स इज नॉट ए नंबर, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एक्स एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के लिए आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होना जरूरी है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, थोड़ा मैं अपोजिट ऑर्डर में करवा रहा हूँ। पहले 15, फिर 14, फिर 13, में लास्ट में 12 करवाऊंगा। इसमें मुझे कुछ आपको सिखाना भी है। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो पहले 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A whole cube minus 7A किसके इक्वल होगा? ये आपसे पूछा गया, ठीक है? ओके, देखो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको कि A जो है आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल है। ये गिवन है, ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ गिवन है कि ए स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स है कि उसका जो स्क्वायर है वो उसी के इक्वल है। तो आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो आपको पता, यहाँ तो आइडेंटिटी यूज करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब यहाँ जो ए है आपका, ये हो गया आई, और बी आपका हो गया ए। तो ए क्यूब हो गया आई क्यूब, प्लस बी क्यूब हो गया आपका ए क्यूब, प्लस 3ab 3ia प्लस विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और ये हो गया -7a। ओके,
मैंने आपको कहा था जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये 1 की प्रॉपर्टी को ही शो करता है। जैसे आप 1 का क्यूब करोगे 1 ही रिटर्न करेगा ना आपको, वैसे अगर आप i क्यूब करोगे तो ये आपको i ही रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। जैसे 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर रिटर्न करता है, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस मैट्रिक्स को रिटर्न करेगा। दैट इज वाई i इंटू ए आपका a के इक्वल है। ये भी क्लियर है। i प्लस ए माइनस 7a हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि जो a स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आपका a के इक्वल है। तो जहाँ a स्क्वायर है वहां पर आ गया a। 3a इंटू आई 3ai, 3a को a से करोगे 3a स्क्वायर माइनस 7a। अगेन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें a ही आता रहता है। अगेन ये स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a, फिर ये आपका a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सारे a बन गए। अब देखो कितने हो गए, 3a 3a 3a, कितने हो गए 7a। तो ये हो गया i प्लस 7a माइनस 7a, ये कट जाएगा तो आपका आंसर आई विच इज योर ऑप्शन सी। क्लियर हुआ क्वेश्चन है, दोबारा बताओ। क्लियर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहा, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कहता है मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है, मींस ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका ट्रांसपोज जो है इसके नेगेटिव के इक्वल है। तो ए आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए। ए आप देखो क्वेश्चन में क्या कहा, ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक। तो फ्रॉम 1 and 2 कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा ना। ए जो है आपका फिर माइनस ए के इक्वल हुआ, तो माइनस ए जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 2a। ए प्लस ए इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू 0। तो फाइनली जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से डिवाइड होकर इसमें 0 ही तो रिटर्न करना है।